ललिता को साथ लेकर विनय परेश बाबू के घर पहुंचा। विनय के मन का भाव ललिता के बारे में क्या है, यह स्टीमर पर सवार होने तक वह ठीक ठीक नहीं जानता था। ललिता के साथ झगड़ा ही मानो उसके मन पर सवार रहता था। कैसे इस मनचली लड़की के साथ सुलह की जा सकती है, कुछ दिनों से तो यही मानो उसके दैनिक चिंता हो गई थी। सुचरिता ही पहले पहल विनय के जीवन में सांध्य तारक की तरह स्त्री माधुर्य की निर्मल दीप्ति लेकर प्रकट हुई थी। विनय यही समझता था। इसी भाव के अलौकिक आनंद ने उसकी प्रकृति को परिपूर्णता दी है। लेकिन इस बीच और भी तारे निकल आए हैं। पहला तारा ज्योति उत्सव की भूमिका पूरी करके धीरे धीरे क्षितिज के पार चला गया है। यह बात वह स्पष्ट नहीं पहचान सका था। विद्रोही ललिता जिस दिन स्टीमर पर सवार हुई, उस दिन विनय के मन में आया, ललिता और मैं एक ओर होकर मानो संसार के प्रतिकूल खड़े हुए हैं। इस घटना के द्वारा और सबको छोड़कर ललिता उसी के पार्श्व में आ खड़ी हुई है। यह बात विनय किसी तरह नहीं भुला सका। चाहे जिस कारण से हो, चाहे जिस उपलक्ष्य से हो, ललिता के लिए विनय आज केवल बहुत से लोगों में मात्र एक नहीं रहा है। ललिता के पार्श्व में अकेला वही है, एकमात्र वही है जो सारे आत्मीय स्वजन दूर है, वही निकट है। इस निकटता का पूलक भरा स्पंदन बिजली चमकाते मेघ की भांति उसके हृदय में गड़गड़ाने लगा। जब ललिता पहले दर्जे के केबिन में सोने चली गई, तब विनय अपनी जगह पर सोने के लिए नहीं जा सका। उसी केबिन के बाहर डेक पर जूते उतारकर वह निस्तब्ध पैरों से टहलता रहा। स्टीमर में ललिता पर कोई मुसीबत आने की जरा संभावना नहीं थी, किंतु विनय अचानक मिले अपने नए अधिकार का भरपूर अनुभव करने के लोभ से अनावश्यक मेहनत किए बिना ना रह सका। गहरी अंधेरी रात, तारों से सजा हुआ मेघ, शून्य आकाश, किनारे की तरु श्रेणी मानो रात के आकाश की सघन काली सुनसान दीवार की तरह निश्चल खड़ी थी। नीचे चौड़ी नदी की प्रबल धारा निशब्द बह रही थी। उसी के बीच में ललिता सो रही है। कुछ और नहीं, यही सुखद विश्वास भरी नींद ही ललिता ने आज विनय के हाथों में सौंप दी है। विनय ने किसी मूल्यवान रत्न की तरह इस नींद की ही रक्षा करने का जिम्मा लिया है। माता पिता भाई बहन कोई वहाँ नहीं है। एक अपरिचित शैया पर ललिता अपनी सुंदर देह को लिटाकर निश्चित सो रही है। निश्वास प्रश्वास मानो उसी निद्रा काव्य को छंदबद्ध करते हुए शांत भाव से आ जा रहे हैं। उस कलात्मक जूड़े की एक लट भी इधर उधर नहीं हुई है। उस नारी मन की मंगल कोमलता से मंडित दोनों हाथ संपूर्ण विश्राम में बिस्तर पर रखे हैं। दोनों कुसुम सुकुमार तलवे मानो किसी उत्सव के अवसान संगीत की तरह अपने सब रमणीय गति चेष्टाओं को स्तब्ध करके बिस्तर पर सटे हुए रखे हैं। संपूर्ण विश्राम की इस छवि ने विनय की कल्पना को आच्छादित कर लिया। तारों भरे निशब्द अंधेरे से घिरे हुए इस आकाश मंडल के बीचों बीच ललिता की यह नींद, यह सुडौल सुंदर संपूर्ण विश्राम, जैसे सीप में मोती सो रहा हो, आज यह विनय को जैसे संसार का एकमात्र ऐश्वर्य जान पड़ रहा था। मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। विनय के भरे हुए हृदय से यह वाक्य अभय की शंखध्वनि की भांति उठकर अनंत आकाश में अनिमेष जागृति परम पुरुष की नीरव वाणी के साथ घुलने लगा। कृष्ण पक्ष की इस रात्रि में एक और बात भी बार बार विनय को कचोट रही थी कि आज की रात गोरा जेल में है। आज तक विनय गोरा के सभी सुख दुख में हिस्सा लेता आया है। यही पहला अवसर है कि ऐसा नहीं हुआ है। जेल की सज़ा गोरा जैसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, यह विनय जानता था। लेकिन इस मामले में शुरू से अंत तक कहीं भी विनय का गोरा के साथ योग नहीं रहा। गोरा के जीवन की यही एक घटना ऐसी थी जिसमें विनय का कोई संपर्क नहीं रहा। दोनों बंधुओं के जीवन की धारा इसी तरह आकर अलग हो गई है। जब फिर मिलेगी तब क्या इस विच्छेद की रिक्ति को भर सकेगी? बंधुत्व की पूर्णता क्या यहाँ आकर खंडित नहीं हो गई? जीवन का ऐसा अखंड, ऐसा दुर्लभ बंधुत्व। विनय आज की रात एक साथ ही अपने जीवन के एक पक्ष की शून्यता और दूसरे पक्ष की पूर्णता का अनुभव करता हुआ जैसे प्रलय सृजन के संधि काल में स्तब्ध होकर अंधकार की ओर ताकता रहा। यह बात अगर सच होती कि गोरा की यात्रा में विनय संयोगवश ही साथ नहीं दे सका, अथवा उसके जेल जाने पर दैव योग के कारण ही विनय का उस दुख में संभागी होना संभव हुआ है, तब इनसे उनकी मित्रता की क्षति ना पहुंचती। किंतु गोरा जिस यात्रा पर निकला और विनय अभिनय करने गया, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी।
विनय के सारे जीवन की धारा एक ऐसे रास्ते पर आ पड़ी है जो उनकी पहली दोस्ती का रास्ता नहीं है। इसी कारण इतने दिन बाद यह बाह्य विच्छेद भी संभव हो सका। किंतु अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्य को और अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गोरा के साथ एक ही अविच्छिन्न रास्ते पर एक मन होकर चलना आज विनय के लिए सत्य नहीं रहा। किंतु गोरा और विनय के चीर जीवन का स्नेह क्या इस पथ भेद से ही नष्ट हो जाएगा? विनय के हृदय को इस शंका ने कपा दिया। वह समझता था कि उसकी सारी दोस्ती और सारे कर्तव्य को गोरा एक ही लक्ष्य की ओर खींचे बिना ना रह सकेगा। प्रचंड गोरा, उसकी इच्छा कितनी प्रबल होती है। जीवन के सब संबंधों द्वारा अपनी उस एक इच्छा को ही सर्वोपरि रखकर वह यात्रा पथ पर बढ़ता जाएगा। गोरा की प्रकृति को विधाता ने ऐसे ही राजमहिमा प्रदान की है। घोड़ा गाड़ी परेश बाबू के घर के दरवाजे पर आकर रुकी। उतरते समय ललिता के पैर कांप रहे थे। घर में प्रवेश करते समय उसने यत्नपूर्वक अपने को खड़ा कर लिया है, यह विनय स्पष्ट देख सका। ललिता ने झोंक में आकर जो काम कर दिया है उसमें उसका अपराध कितना है, इसका ठीक ठाक अनुमान वह स्वयं नहीं कर पा रही थी। इतना ललिता जानती थी कि परेश बाबू उससे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसे स्पष्टतः फटकार कहा जा सके। किंतु परेश बाबू के इस तरह चुप रह जाने का ही उसे सबसे अधिक डर था। ललिता के इस संकोच को लक्ष्य करके विनय यह निश्चित नहीं कर सका कि ऐसे अवसर पर उसका कर्तव्य क्या है। उसके साथ रहने पर ललिता का संकोच और अधिक होगा या नहीं, इसी की पड़ताल के लिए उसने कुछ दुविधा के स्वर में ललिता से कहा, तो मैं अब चलूं? ललिता ने कहा, नहीं नहीं, बाबा के पास चलिए। विनय को मन ही मन ललिता का यह व्यग्र भरा अनुरोध बहुत ही अच्छा लगा। ललिता को घर पहुंचा देते ही उसका कर्तव्य पूरा नहीं हो गया है। इस एक आकस्मिक घटना से उसके जीवन का ललिता के साथ एक विशेष गठबंधन हो गया है। यही ध्यान करके विनय मानो एक विशेष दृढ़ता के साथ ललिता के पार्श्व में खड़ा हुआ। ललिता की उसके प्रति इस निर्भरता की कल्पना एक स्पर्श सी उसके शरीर में रोमांच का संचार करने लगी। उसे लगा ललिता ने जैसे उसका दाहिना हाथ कसकर पकड़ रखा हो। ललिता के साथ इस संबंध की पुलक से उसका पौरुष जाग उठा। मन ही मन उसने सोचा, ललिता की इस असामाजिक हठधर्मिता के कारण परेश बाबू बिगड़ेंगे, ललिता को डांटेंगे। उस समय विनय यथा सामर्थ्य सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेगा। सारी भर्त्सना निसंकोच अपने ऊपर लेकर कवच की भांति ललिता की रक्षा करने को तैयार रहेगा। हालांकि ललिता के मन का सही भाव विनय नहीं समझ सका। यह बात नहीं थी कि भर्त्सना की आड़ मानकर ही ललिता उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वास्तव में बात यह थी कि ललिता कुछ भी छिपाकर नहीं रह सकती। उसने जो अकृत्य किया है वह समूचा ही परेश बाबू अपने आंखों से देख ले और उनका जो फैसला हो ललिता उसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण करेगी, यही वह सोच रही थी। ललिता मन ही मन सवेरे से ही विनय पर नाराज हो रही थी। उसका क्रोध असंगत है, यह भी वह खूब जानती थी, लेकिन इससे वह कम नहीं हो रहा था बल्कि और बढ़ रहा था। ललिता जब तक स्टीमर पर थी तब तक उसके मन की स्थिति बिल्कुल दूसरी थी। वह बचपन से ही कभी गुस्से में आकर तो कभी हट करके कोई ना कोई अजीब हरकत करती आई है, किंतु इस बार का मामला काफ़ी गंभीर था। इस निषिद्ध कार्य में उनके साथ विनय भी मिल गया है। इसमें एक ओर जहाँ उसे संकोच हो रहा था, वहीं दूसरी ओर एक आंतरिक हर्ष भी हो रहा था। यह हर्ष मानो उस निषेध की भावना की चोट से कुछ और अधिक उमड़ उठा था। एक बाहर के व्यक्ति का आज उसने एक ऐसे आश्रय लिया है, उसके इतना निकट आ गई है कि उन दोनों के बीच घर के लोगों की कोई उपस्थिति नहीं रही। इसमें घबराहट का भी काफ़ी कारण था, लेकिन विनय की स्वाभाविक भद्रता ने एक ऐसी संयत मर्यादा पैदा कर दी थी कि इस आशंका भरी अवस्था में भी ललिता विनय के सुकुमार शील का परिचय पाकर बहुत आनंदित हो रही थी। यह वह विनय नहीं था जो उनके घर पर बिना संकोच सबके साथ हंसी मजाक करता रहता था, जिसकी बातों का अंत नहीं था, जो घर के नौकरों तक से निर्बाध आत्मीयता बना लेता था। विनय जहाँ सतर्कता के नाम पर बड़ी आसानी से ललिता के और भी निकट आ सकता था, वहाँ वह एक दूरी का निर्वाह करता रहा था। यह एहसास उसे ललिता के हृदय के और भी निकट ले आया था। स्टीमर के केबिन में रात को अनेक चिंताओं के कारण वह अच्छी तरह सो नहीं सकी थी। करवटें लेते लेते अंत में जब उसे लगा कि रात अब तक बीत गई होगी, तब धीरे धीरे उसने कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। भोर का ओस भीगा अंधकार तब तक भी नदी के आकाश और किनारे की वनश्रेणी को ढके हुए था।
अभी अभी एक शीतल झोंका नदी के जल में लहरों का कलकल स्वर उत्पन्न करने लगा था और निचले तल्ले में इंजन रूप में खलासियों के काम शुरू करने की हलचल के लक्षण दिखाई देने लगे थे। केबिन से बाहर आकर ललिता ने देखा, पास ही एक बेंत की कुर्सी पर गर्म चादर ओढ़े बैठा बैठा विनय सोया हुआ है। यह देखकर ललिता के हृदय की धड़कन तेज हो गई। सारी रात वहीं बैठकर विनय पहरा देता रहा है, इतना पास फिर भी इतनी दूर। ललिता कांपते पैरों से डेक से केबिन की ओर लौट गई और दरवाजे के पास खड़ी होकर उस हेमंती प्रत्युष के अंधेरे में लिपटे अनजाने नदी दृश्य के बीच अकेले सोए हुए विनय की ओर ताकती रही। सामने की ओर आकाश के तारे विनय की नींद की रखवाली करते हुए से जान पड़े। एक अनिर्वचनीय गंभीर माधुर्य से उसका हृदय मानो लबालब भर गया। एकाएक उसकी आंखों में आंसू क्यों उमड़ आए, यह ललिता स्वयं भी ना समझ सकी। जिस ईश्वर की उपासना करना उसने पिता से सीखा है, उसी ने जैसे ललिता को अपने दाहिने हाथ से छू दिया हो, मानो नदी के तरु पल्लवों में छाए हुए निद्रित किनारों पर जब रात के अंधकार के साथ नए आलोक का प्रथम रहस्यमय मिलन हो रहा हो, उसी पवित्र मिलन क्षण में नक्षत्रों से भरी सभा में मानो कोई महावीणा दुस्सह आनंद पीड़ा के दिव्य स्वर में बज उठी हो। नींद में ही अचानक विनय का हाथ कुछ हिला। ललिता जल्दी से केबिन का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गई। उसके हाथ पर मानो ठंडे पड़ गए। काफ़ी देर तक अपने हृदय की धड़कन को वह वश में ना कर सकी। अंधेरा दूर हो गया, स्टीमर चल पड़ा। ललिता हाथ मुंह धोकर तैयार होकर बाहर आई और रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। विनय भी पहले से ही जहाज की सीटी से जागकर तैयार होकर पूर्वी छोर पर प्रभात की पहली किरण के चमकने की प्रतीक्षा में खड़ा था। ललिता के बाहर आते ही संकुचित होकर वह हट जाने का उपक्रम कर ही रहा था कि ललिता ने पुकारा, विनय बाबू। विनय के पास आते ही ललिता ने कहा, शायद आप रात को अच्छी तरह सो नहीं सके। विनय ने कहा, मज़े से सोया। दोनों में फिर कोई बात नहीं हुई। ओस से भीगे हुए काश वन के पीछे से अरुण सूर्योदय की सुनहरी छटा फैलने लगी। इन दोनों ने जीवन में ऐसा प्रभात कभी नहीं देखा था। उन्हें आलोक के ऐसे कभी नहीं छुआ था। आकाश निपट शून्य नहीं है, वह मौन विस्मय भरे आनंद से सृष्टि की ओर अनिमेष देख रहा है। यह उन्होंने तभी पहले पहल जाना। आज मानो दोनों की आंतरिक चेतना ऐसी जाग गई थी कि सारे जगत के अंतर्निहित चैतन्य से उनका अंग अंग छू रहा था। दोनों में से कोई कुछ भी बोल ना सका। जब स्टीमर कलकत्ता पहुंचा तो विनय ने घाट पर गाड़ी तय की और ललिता को भीतर बैठाकर खुद कोचवान के पास बैठा। यही दिन के समय कलकत्ता की सड़क पर गाड़ी में जाते जाते ललिता के मन में क्यों उल्टी हवा बहने लगी, यह कौन बता सकता है। इस संकट के समय स्टीमर पर विनय का होना, विनय के साथ ललिता का इस प्रकार जुड़ जाना, विनय का अभिभावक की तरह उसे गाड़ी में बिठाकर घर पहुंचाना, ये सब बातें उसे पीड़ा पहुंचाने लगी। घटनावश उसके बारे में विनय को एक जिम्मेदारी का अधिकार मिल जाए, यह उसे असह्य जान पड़ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? रात का वह संगीत दिन में कर्म क्षेत्र के समक्ष आने पर ऐसे कठोर स्वर के साथ क्यों रुक गया? दरवाजे पर आकर जब विनय ने संकोच करते हुए पूछा, तो मैं चलूं, तो ललिता का क्रोध और भी भड़क उठा। ललिता ने सोचा, विनय बाबू समझ रहे हैं कि उन्हें साथ लेकर पिता के सामने जाती हुई मैं घबरा रही हूँ। इस मामले में उनके मन में जरा भी दुविधा नहीं है। इसी बात को बलपूर्वक प्रमाणित करने के लिए और सारी बात पिता के सामने पूर्णतः उपस्थित करने के लिए उसने विनय को अपराधी की तरह दरवाजे से ही विदा लेकर लौट जाने नहीं दिया। वह विनय के साथ अपने संबंध को पहले जैसा साफ कर देना चाहती है। बीच में कोई संकोच या कुंठा शेष रहने देकर अपने को वह विनय के सामने छोटा नहीं करना चाहती। विनय और ललिता को देखते ही सतीश कहीं दौड़ा हुआ आया। दोनों के बीच खड़े होकर दोनों का हाथ पकड़ता हुआ बोला, क्यों बड़ी दीदी नहीं आई? जेब टटोलते और चारों ओर देखते हुए विनय ने कहा, बड़ी दीदी? ओह हाँ, सचमुच वे तो खो गई। विनय को धक्का देते हुए सतीश ने कहा, बड़े आए, बताओ ना ललिता दीदी। ललिता बोली, दीदी कल आएंगी। कहती कहती वह परेश बाबू के कमरे की ओर बढ़ी। ललिता और विनय के साथ हाथ पकड़कर खींचता हुआ सतीश बोला, चलो देखो हमारे घर कौन आया है। हाथ छुड़ाते हुए ललिता ने कहा, जो भी आए हो तेरे, अभी तंग मत कर, मैं अभी बाबा के पास जाऊंगी।
सतीश ने कहा, बाबा बाहर गए हैं, उन्हें आने में देर होगी। यह सुनकर विनय और ललिता दोनों को क्षण भर को तसल्ली हुई। फिर ललिता ने पूछा, कौन आया है? सतीश ने कहा, नहीं बताता। अच्छा विनय बाबू, आप बताइए तो कौन आया है? आप कभी नहीं बता सकेंगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं। विनय बिल्कुल असंभव और असंगत नाम लेने लगा। कभी नवाब सिराजुद्दौला, कभी राजा नवकृष्ण, यहाँ तक कि एक बार उसने नंद कुमार का भी नाम ले लिया। ऐसे अतिथियों का आना एक बारगी असंभव है। इसका अकाट्य प्रमाण देते हुए सतीश चिल्ला चिल्लाकर उनका खंडन करने लगा। विनय ने हार मानते हुए नम्र स्वर में कहा, हाँ यह तो है, सिराजुद्दौला को इस घर में आने में कई एक बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। यह बात तो मैंने अभी तक सोची ही नहीं थी। खैर पहले तुम्हारी दीदी पड़ताल कराए, फिर अगर ज़रूरत होगी तो बुलाते ही मैं भी आऊँगा। सतीश ने कहा, नहीं आप दोनों चलिए। ललिता ने पूछा, कौन से कमरे में जाना होगा? सतीश ने कहा, तिमंजिले में। तीसरी मंजिल पर छत के एक कोने पर एक छोटा सा कमरा है, जिसके दक्षिण की ओर धूप वर्षा से बचने के लिए एक ढलवा छत की बरसाती है। सतीश के पीछे पीछे दोनों ने वहां जाकर देखा। बरसाती में एक छोटा आसन बिछाकर अधेड़ उम्र की एक स्त्री आंखों पर चश्मा लगाए कृत्तिवास की रामायण पढ़ रही है। चश्मे की एक ओर की टूटी कमानी में डोर बंधा हुआ था, जो कान पर लपेटा हुआ था। स्त्री की उम्र 45 के आसपास होगी। सिर पर सामने की ओर बाल कुछ विरल हो चले थे, किंतु पके फल जैसे गोरे चेहरे पर अभी झुर्रियाँ नहीं थी। दोनों भौहों के बीच गोदने का निशान था। शरीर पर कोई अलंकार नहीं था। वेश विधवा का था। पहले ललिता की ओर नज़र पड़ते ही उन्होंने चश्मा उतारकर किताब रख दी और उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर देखा। फिर फौरन ही उसके पीछे विनय को देखकर सिर पर आंचल ओढ़ते हुए खड़ी होकर कमरे की ओर जाने लगी। सतीश ने जल्दी से बढ़कर उनसे लिपटते हुए कहा, मौसी कहाँ भाग रही हो? यह हमारी ललिता दीदी है, यह विनय बाबू। बड़ी दीदी कल आएंगी। विनय बाबू का यह अत्यंत संक्षिप्त परिचय ही बहुत हुआ। निसंदेह विनय बाबू के बारे में पहले ही काफ़ी बातचीत होती रही थी। दुनिया में सतीश ने जो 2-4 विषय चर्चा के लिए जुटाए हैं, जरा भी मौका मिलते ही सतीश उन्हीं की बात करने लगता है और कुछ भी बचाकर नहीं रखता। मौसी कहने से कौन समझा जाए, यह ठीक निश्चय ना कर पाने से ललिता चुप होकर खड़ी रही। विनय के उस प्रौढ़ा को प्रणाम करके उसकी चरण धूलि लेते ही ललिता ने भी उसका अनुकरण किया। मौसी जल्दी से एक चटाई निकाल लाई और बिछाते हुए बोली, बैठो बेटा, बैठो बेटी। विनय और ललिता के बैठ जाने पर ही वह अपने आसन पर बैठ गई और सतीश ने उनसे सटकर बैठा। उन्होंने सतीश को दाहिने हाथ से घेरकर जकड़ते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं सतीश की मौसी हूँ। सतीश की माँ मेरी सगी बहन थी। परिचय में बस इतने से अधिक कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन मौसी के चेहरे और स्वर में ऐसा ना जाने क्या था जिससे उनके जीवन की एक गंभीर दुख और आंसुओं से मंजी पवित्रता का आभास मिल गया। मैं सतीश की मौसी हूँ कहते हुए उन्होंने जब सतीश को गले से लगा लिया, तब विनय का मन उनके जीवन का इतिहास कुछ ना जानते हुए भी करुणा से भर उठा। विनय कह उठा, अकेले सतीश की मौसी होने से नहीं चलेगा, नहीं तो इतने दिन बाद सतीश से मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक तो सतीश मुझे विनय बाबू कहता है, दादा नहीं कहता। इस पर वह मुझे मौसी से भी अगर वंचित करेगा तो किसी तरह अच्छा ना होगा। किसी का मन लुभाते विनय को देर नहीं लगती थी। इस प्रियदर्शी प्रियभाषी युवक ने मौसी के मन पर देखते देखते सतीश के बराबर अधिकार कर लिया। मौसी ने पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? विनय बोला, बहुत दिन पहले अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मेरी माँ नहीं है। यह कहते कहते आनंदमयी की बात याद करके उसकी आंखें भावों के उद्रेक से गीली हो गई। दोनों ओर से जमकर बातें होने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि आज ही इन दोनों का नया नया परिचय हुआ है। बीच बीच में सतीश भी बिल्कुल अप्रासंगिक ढंग से अपना मंतव्य प्रकट करने लगा। ललिता चुपचाप बैठी रही। ललिता कोशिश करके भी आसानी से किसी से हिलमिल नहीं सकती। नए परिचय की खाई लांघने में उसे काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा आज उसका चित्त भी ठीक नहीं था। अपरिचिता से विनय जो अनायास ही बातों का सिलसिला जोड़ बैठा, यह भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ललिता जिस विपत में पड़ी हुई है, विनय उसकी गुरुता ना समझकर ही ऐसा निश्चिंत हो रहा है।
यह सोचकर मन ही मन वह विनय को ओछा कहकर कोसने लगी, किंतु गंभीर चेहरा बनाकर चुपचाप उदास बैठे रहने से ही विनय को ललिता के असंतोष से छुटकारा मिल जाता, यह भी बात नहीं थी। वैसा होने पर ललिता निश्चय ही मन बिगड़कर कहती, बाबा से समझना तो मुझे है, लेकिन विनय बाबू ऐसी सूरत बनाए बैठे हैं जैसे उन्हीं के सिर सारी जिम्मेदारी आ पड़ी हो। असल बात यह थी कि कल रात को जो आघात संगीत जगा गया था, आज उससे दिन के समय केवल व्यथा जागती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आज ललिता पग पग पर मन ही मन विनय से लड़ती जा रही है। वह झगड़ा विनय के किसी व्यवहार से सुलझता नहीं दिखाई देता। कहाँ इसकी जड़ है जहाँ सुधार होने से वह दूर होगा, यह तो अंतर्यामी ही जानते हैं। हाय रे, जिनका संसार हृदय तक ही सीमित है, उस नारी जाति के व्यवहार को युक्ति विरुद्ध कहकर दोष देने से क्या फ़ायदा। यदि आरंभ से ही ठीक स्थान पर उसकी प्रतिष्ठा हो जाए, तब तो हृदय ऐसी सहज लयबद्ध गति से चलता है कि युक्ति तर्क को हार मानकर उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। किंतु आरंभ में लेश मात्र भी विपर्यय हो जाने से बुद्धि के वश की यह बात नहीं रहती कि उसे सुधार दे। फिर राग विराग, हंसी रुदन, किसी भी बात में क्या होने से क्या असर होता है, इसका हिसाब ही व्यर्थ हो जाता है। आजकल विनय का हृदय भी कुछ विशेष स्वाभाविक गति से नहीं चल रहा था। उसकी अवस्था यदि बिल्कुल पहले जैसी होती तो वह उसी क्षण दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास जाता। गोरा की कैद की सज़ा की खबर विनय के सिवा माँ को और कौन दे सकता है। उसके सिवा माँ के पास सांत्वना के लिए और जो भी क्या, इसी की घुटन विनय के मन की गहराई में एक भार सी उसे दबाए जा रही थी। लेकिन ललिता को अभी छोड़कर चले जाना भी उसके लिए असंभव हो गया था। आज सारे संसार के विरुद्ध वही ललिता का रक्षक है। ललिता के संबंध में परेश बाबू के सम्मुख उसका कुछ कर्तव्य हो तो उसे वह पूरा करके ही जाना होगा। यह बात वह अपने मन को समझा रहा था। मन ने भी थोड़े से प्रयत्न से ही वह बात समझ ली थी। प्रतिवाद की सामर्थ्य ही उसमें नहीं थी। विनय के मन में गोरा और आनंदमयी के लिए चाहे जितना दर्द हो, ललिता का अत्यंत निकट अस्तित्व उसे आज ऐसा आनंद दे रहा था जैसे एक खुलेपन का, सारे संसार में एक गौरव का बोध करा रहा हो। अपनी एक विशिष्ट स्वतंत्र सत्ता का उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसके मन की व्यथा मन के निचले स्तर पर ही दबी रह गई। आज ललिता की ओर वह देख नहीं पा रहा था। बीच बीच में अपने आप ही जितना नज़र पड़ जाता, ललिता के आंचल का अंश, गोद में निश्चल पड़ा हुआ एक हाथ, उतना ही उसे पुलकित कर जाता था। देर होती रही लेकिन परेश बाबू नहीं लौटे। यह सोचकर चलने के लिए भीतर से प्रेरणा क्रमशः प्रबल होने लगी। उसे किसी तरह दबाने के लिए विनय सतीश की मौसी के साथ और भी मन लगाकर बातें करने लगा। अंत में ललिता की विरक्ति और दबी न रह सकी। वह बीच में ही विनय की बात को टोकती हुई कह उठी, आप और देर किस लिए कर रहे हैं? बाबा कब आएंगे इसका कुछ निश्चित नहीं है। क्या आप एक बार गौर बाबू की माँ के पास नहीं जाएंगे? विनय चौंक उठा। ललिता की विरक्ति का स्वर उसका खूब जाना पहचाना था। वह ललिता के चेहरे की ओर देखकर फौरन उठ खड़ा हुआ। सहसा डोर टूट जाने से जैसे धनुष हो जाता है, कुछ उसी ढंग से वह खड़ा हुआ। वह देर क्यों करने लगा? यहाँ कोई खास ज़रूरत थी? ऐसा अहंकार तो उसने स्वयं नहीं किया था। वह तो दरवाजे से ही विदा ले रहा था। ललिता ने ही तो उसे अनुरोध करके रोक लिया था, और अब ललिता ही यह पूछ रही है। ऐसे हड़बड़ाकर आसन छोड़कर विनय उठ खड़ा हुआ था कि ललिता ने विस्मित होकर उसकी ओर देखा। उसने लक्ष्य किया कि विनय के चेहरे की स्वाभाविक मुस्कुराहट एकाएक से ऐसे बुझ गई है मानो फूंक मारकर बुझा दिया गया हो। विनय का ऐसा व्यथित चेहरा, उसके भाव में ऐसे अचानक परिवर्तन ललिता ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके विनय की ओर देखते ही तीखा पश्चाताप एक कोड़े की मार जैसा बार बार उसके हृदय को सालने लगा। सतीश ने जल्दी से उठकर विनय बाबू का हाथ पकड़कर झूलते हुए खुशामद के स्वर में कहा, विनय बाबू बैठिए, अभी मत जाइए, आज हमारे यहाँ खाना खाकर जाइएगा। मौसी विनय बाबू को यहीं खाने को कह दो ना। ललिता दीदी, तुम विनय बाबू को जाने को क्यों कहती हो? विनय ने कहा, भाई सतीश, आज नहीं, मौसी को याद रह जाए तो और किसी दिन आकर प्रसाद पा लूँगा। आज तो देर हो गई है। बात कुछ असाधारण तो नहीं थी, किंतु स्वर रुंधे हुए आंसू से भराया हुआ था। उसकी करुणा सतीश की मौसी के कानों में भी पहुंच गई। उन्होंने चकित होकर एक बार विनय की ओर, एक बार ललिता के चेहरे की ओर देखा और समझ लिया कि अनदेखे ही भाग्य का कुछ खेल हो रहा है।
ललिता थोड़ी देर बाद ही कोई बहाना करके उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने कितनी बार अपने को इसी तरह रुलाया है।